हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड़। मैं हूं उजैर यूनुस और मेरे साथ हस्बे मामूल अंबर रहीम शमसी मौजूद हैं। वी अपोलोजाइज, इस हफ्ते हमने मिड वीक एपिसोड नहीं की बिकॉज हलचल इतनी हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था किस दिन बात की जाए और किस मौजू पे, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। एंड वी फिगर्ड के वीकेंड पे ही पूरी बात करते हैं। तो पैक एजेंडा है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है या हम टीवी का ड्रामा चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर लव फॉर सोप operas and what kind of soap operas you like. Amber will explain what's going on, why it is important, and then we have a parallel here from the United States. उसके बारे में हम बात करेंगे. Talking about the United States, the first former president in history, in American history, to be indicted. Donald Trump has been indicted. Political victimization हो रही है उनके मुताबिक, उस पर बात करेंगे. पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफान है, उसका एक बहुत ही डार्क साइड हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा. उस पे वी विल टच अ बिट अबाउट, टॉक अ बिट अबाउट एज वेल. एंड देन विनर्स एंड लूजर्स. सो अंबर, लेट्स स्टार्ट विद द अनफोल्डिंग ड्रामा इन द सुप्रीम कोर्ट. और उससे पहले कि आप 101 दें, मुझे तो हैरानी कल इस बात पे हुई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो रो पड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर. और पहले जब मुझे मैसेजेस आने लगे और मैंने न्यूज स्टिकर्स वगैरह देखे कि वो रो पड़े, तो मुझे लग रहा था मजाक में लोग कह रहे हैं कि आप रो गए बेसिकली. लेकिन वो वाकई में जो है, उनके आप दीदा हो गए थे वो. तो पहले तो बताएं हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में. और आपने जैसे ट्वीट किया कि ये बेंच है कि देवदास का दिल के टूटता ही रहता है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन. उजैर, मेरे ख्याल में जब मैंने सोचा था कि हम और इस वक्त पारो नाजुक कौन है ये भी बता बात दें, करेंगे, पारो कौन है. पारो कौन है, मेरे हिसाब से पारो कौन है। आई थिंक इसका पोल भी कर सकते हैं। आई वुड से कि इस वक्त पारो जो है, अकॉर्डिंग टू कुछ पास्ट हिस्ट्री, आई वुड से इस वक्त कुछ इमरान खान साहब भी लग रहे हैं मेरी नजर में। पर आई कुड बी रॉन्ग एंड आई ट्राई एंड गिव अ जस्टिफिकेशन फॉर इट। लेकिन रियली क्विकली बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते में, और इस हफ्ते में जाहिर है सुप्रीम कोर्ट और उसमें उसके अंदर की लड़ाई है, दैट हैज बीन अ फोकस। इससे कौन कौन सियासी फायदा उठा रहा है, जिसमें हुकूमत है, मरियम नवाज साहिबा जो चाह रही थी कि इंसाफ के पलड़े जो हैं वो बराबर हो जाएं, उनको कुछ फायदा हुआ। इमरान खान साहब दूसरी तरफ जो समझते थे कि अगर वो असेंबलियां तहलील कर लेंगे सूबाई, तो उनको फौरन 90 दिन में इंतखाबात मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत रुकावटें आई। और जो इस हफ्ते की, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डाल रही हूँ क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की कॉम्पोजिशन, अंदर की लड़ाइयां, बेंच बार बार टूटना, कभी 9, कभी 7, कभी 5 और अब अब 3 3। पे आ गए, 2-1 ना हो जाएगा पीर तक. जी बिल्कुल बिल्कुल, पीर तक। अब वो भी कब तक बचेगा? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एंड आई जस्ट वांट टू से दिस, इट्स ओनली वन लाइन, इट इज एक्चुअली क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से दीगर जो इदारे हैं, अहम इदारे हैं पाकिस्तान में, जिसमें चाहे फौज हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इन सब की लिजिटिमेसी के पर सवालिया निशान उठ रहा है। अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं और बाहर से जो उनकी लिजिटिमेसी को क्वेश्चन किया जा रहा है, ये इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मामला बहुत सिंपल है। मामला ये है कि आइन कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए जब असेंबलियां तहलील हो जाए। असेंबलियां तहलील हो गई थी, हम देख रहे हैं आज 1 अप्रैल है, माफ कीजिएगा, अप्रैल फूल्स डे है, और इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। बेयर्स मिनिमम एक सुप्रीम कोर्ट ने ही आज खुद नोटिस लिया था, और उसकी वजह से ये तनाज़ा खड़ा हुआ कि उसमें फुल कोर्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और और वो उनकी तारीख मैं अगर आपको काटूं तो 30 अप्रैल है, तो यानी कि आज से 29 दिन बाद जो है मैक्सिमम जो है, यस। कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, पंजाब में इलेक्शंस होना जरूरी है. सो रियली सिंपल, इलेक्शंस होने चाहिए थे, 90 दिन में होने चाहिए। इसमें कोई मेरे ख्याल में दलील नहीं काम करती। और कोई भी जज जो इस वक्त एतराज कर रहा है बेंचेस की कॉम्पोजिशन पे भी, और किस तरीके से अज खुद नोटिस के मामलात उठाए जाते हैं, कौन फैसला करता है, और कौन जज है, 90 दिन में होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं, चाहे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था, या मुख्तलिफ जजमेंट्स थे, खास बेंचेस बना दिए जाते थे, और खास एक तशरीह होती थी आइन की। उसकी वजह से हम देख रहे थे जो अंदरूनी मामला सुप्रीम कोर्ट के, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो इस हद तक पहुंच गए कि एक आसान, बहुत सिंपल मामला है,
उस पर भी कितना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया कि हुकूमत ने कानून साजी के हद तक चले गए। जो कानून साजी शायद बहुत सारे बार काउंसिल्स के अगर मुतालबा देखें जिसमें उनका कहना है कि बेंचेस की कॉम्पोजिशन किस तरह से होनी चाहिए, एक किस तरह से फैसला होना चाहिए, कौन से केसेस हों अज खुद नोटिस के हवाले से, बहुत देर से उनका मुतालबा था। लेकिन द टाइमिंग इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एंड द टाइमिंग राइट नाउ इज कि ये जो गुज़िश्ता कुछ सालों से हम मुख्तलिफ इदारों में सियासी मदाखलत या सियासी लीडिंग्स देख रहे हैं, ये उस सब का इस वक्त नतीजा है। रियली वेरी सिंपली आखिर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आप दीदा हो गए, जज्बाती हो गए, उनका बहुत कुछ कहना था क्योंकि लीक्स भी साथ साथ हो रही थी। आपने देखा खास जजेस के खिलाफ मुज़ाहिर अली नकवी उनमें से एक हैं, इजाजुल एहसन उन्होंने बेंच से अलहदा हुए थे। उसके मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रही मजीद, इसलिए बिकॉज आई डू थिंक दैट वी रियली शुड सिंप्लीफाई इट, व्हिच इज the reason we're not holding elections is not simply because हुकूमत नहीं चाहती, रियासत नहीं चाहती और इमरान खान चाहते हैं। ये इसलिए भी है इस वक्त जिस इदारे ने फैसला करना है, क्योंकि और कोई नहीं कर पा रहा, बातचीत नहीं कर पा रहे, वो इदारा खुद मुतनाज़ा भी हो गया है, अपने आप को मुतनाज़ा करवा दिया है मुख्तलिफ फैसलों के जरिए और इंटरनल बिकरिंग की वजह से और अपनी पावर स्ट्रगल की वजह से। बिकॉज हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो आबदीदा भी हो गए थे, उनकी मुद्दत भी खत्म होगी इसी साल, मेरे ख्याल में अक्टूबर सितंबर तक। So there's also an internal power struggle within the Supreme Court as well. And जहां तक मैंने अभी पढ़ा है कि मुख्तलिफ जो जस्टिसेस अपनी राय दे रहे हैं, उनके फैसले, उनके कमेंट्स आ रहे हैं, इसमें से इत्तेफाक यही है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। I'm going to put a stop there. बिल्कुल, और उस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इंतखाबात 90 दिन में होने हैं। और हुकूमत जो है, आज भी उनका जो बयान आया मीटिंग्स के बाद, वो सिग्नल करता है कि वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों, जो कि गैर आईनी, गैर जमहूरी कदम होगा, बिकॉज देयर इज नो वे अराउंड इट, वट एवर लॉजिक यू मे वांट टू यूज। नंबर इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात जो है, ब्रॉडली स्पीकिंग, जो हम इस पॉडकास्ट पे भी बात करते आए हैं, आपने इस पे लिखा भी है, मैंने भी लिखा है, कि ये जो क्राइसिस है इंस्टीट्यूशनल पोलराइजेशन का, ये सिर्फ अब सोसाइटल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, ये जुडिशरी तक आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में कुछ जजेस हैं जो कह रहे हैं आइन की खिलाफ वर्जी करना ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो लीनिंग्स हैं और जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं in terms of the way the court itself is conducting its business, is obviously raising a lot of questions, and I think that's where the chief justice has to pay attention to। क्योंकि अगर कल सपोज करें पीर के दिन अगर 3-0 वर्डिक्ट आ भी जाता है कि जी इलेक्शंस होने हैं, तो उसको इन्फोर्स वो कैसे करेंगे, उसकी मॉरल स्टैंडिंग क्या होगी? एक डिवाइड मौजूद है जहां हुकूमत कह रही है कि आप ये नहीं कर सकते, आप पूरी बेंच को लेके आए अपने साथ, उनके अपने ब्रदर जजेस उनसे इख्तिलाफ कर रहे हैं उनके प्रोसेस के ऊपर। 4-3 का फैसला था, 2-3 का था, उसके ऊपर जस्टिस खुद भी अपना मौजू, अपना अपना ओपिनियन दे चुके हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और मैं जब अंबर फॉलो कर रहा था, तो मुझे अपनी एक यूएस हिस्ट्री की क्लास कॉलेज की याद आ गई, जहां हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में कि अमेरिका में भी ऐसा हो चुका है। और अमेरिका में अगर आप अमेरिकी पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, तो जस्टिस की उजैर, मैं जो यहाँ सवाल उठाऊंगी मैं, और आप बताएं कि आपको अगर ये पहले भी तारीख में अमेरिका में भी नजर आया है, इसका यही मतलब होता है कि जाहिर है एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंतखाब होता है, वो तो बहुत ही एक सियासी, खासतौर पे अमेरिका में तो एक सियासी मामला है। बिल्कुल सो तारीखी तौर पे मामला रहा है। और इनफैक्ट अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की एक काली तारीख भी है, जहां सुप्रीम कोर्ट जो है, ड्यू टू पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, उसका बेसिकली यहाँ बिलीफ होता है कि एक प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट जो है वो जेनरेशनल इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर एक प्रेसिडेंट आ जाए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एमी कोनी बैरेट टाइप लोगों को सेनेट के थ्रू पुश करवा दिया, तो हमने देखा कि रो वी वेड ओवरटर्न हो गया ऑन द अबॉर्शन राइट्स इशू, राइट? दिस विल हैव अ जनरेशनल इम्पैक्ट। इसी तरह या अगर आप अमरीकी तारीख में जाएं, तो कुछ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे थे जिन्होंने काले कानून अराउंड सेग्रीगेशन, स्लेवरी अपहोल्ड किए।
उसके बाद लेकिन फिर हमने देखा कि कोर्ट्स में जब नए लोग आए, रिफॉर्म्स हुए, प्रेसिडेंट्स ने थोड़े लिबरल लीनिंग जस्टिस को अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट में, सो देन द सुप्रीम कोर्ट टर्न्ड अ बिट मोर लेफ्टवर्ड। तो ये राइट। कशमकश अमरीकी सिस्टम में अनलाइक अदर सोसाइटीज जारी रहती है, क्योंकि जस्टिस इटसेल्फ देयर अपॉइंटमेंट इज अ पॉलिटिकल एक्ट एज वेल, और उसकी सेनेट जुडिशरी कमेटी जो है वो हियरिंग्स करके अप्रूवल करती है। ऐसा ही मामला फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट के दौर में हुआ, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका माने जाते हैं। वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने काफी किरदार अदा किया। लेकिन वो जब सदर बने तो उनकी एक रिफॉर्म एजेंडा था जिसे न्यू डील कहा जाता है। तो न्यू डील की जो लेजिस्लेशन आ रही थी उस वक्त, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाती थी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर वट एवर रीजन। तो सदर साहब ने कहा कि देखें, मैं एक प्लान लाता हूं जिसे लोगों ने बाद में कहा कि दिस इज फ्रैंकलिन एफडीआर's कोर्ट पैकिंग प्लान, कि हर जस्टिस जो है 70 साल की उम्र के ऊपर जब जाएगा और वो रिटायर नहीं होगा तो वी विल कंटिन्यू एडिंग मोर जस्टिसेस। और उन्होंने उसकी लॉजिक ये दी कि सुप्रीम कोर्ट में एक बैकलॉग है केसेस का और सुनवाई नहीं हो रही लोगों की, तो उन्होंने कहा हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस वक्त सदर साहब से अपने कमेंट्स में कहा कि दैट इज सिंपली नॉट ट्रू। और ये कशमकश एक इंस्टीट्यूशनल स्टैंड ऑफ हो चुका था कि एक सदर है, बड़े मैंडेट के साथ इलेक्ट हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि यू बेटर गेट इन लाइन, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज रिफ्यूजिंग टू गेट इन लाइन, एंड ही इज लाइक आई एम गोइंग टू पैक द कोर्ट एंड गेट इट डन माय वे, राइट। लेकिन अब राइट। इंटरेस्टिंग चीज होती है अंबर इसके अंदर, और होता यह है कि क्योंकि जो मेजोरिटी थी हिल के ऊपर जहां लेजिस्लेशन होती है, वो सदर की अपनी पार्टी थी एफडीआर की, उन्होंने खुद जो है इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया। तो 150 दिन से जायद जो है ये लेजिस्लेशन जुडिशरी कमेटी में रही। उनके जो चेयर थे जो खुद डेमोक्रेट थे, उन्होंने उसको रोक के रखा। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो खुद बिलीव करते थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है। एंड कोर्ट ने भी फिर एक क्रिटिकल हियरिंग के अंदर जो एक वर्डिक्ट एक्सपेक्टेड था कि अगेंस्ट जाएगा, वो 5-4 टुवर्ड्स एफडीआर हो गया। तो कोर्ट ऑल्सो बैक डाउन अ बिट के लेट्स Okay. नॉट गो दैट फार। But eventually, the legislation died, and a president with a heavy mandate, with a majority on the Hill itself, where he could have pummeled through a legislation to pack the court, was stopped by his own party, who believed that what the president was proposing was unconstitutional, so we're not going to go ahead with it. I thought of this, Amber, when this is going on in Pakistan, और ये जो पूरा legislation का मामला सुप्रीम कोर्ट का जिस पर हमने बात की, वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर खुद कह चुका है कि आप अगर अपनी पार्टी की जो है डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है वोट करते हैं, तो ना सिर्फ आपका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी सिस्टम में तो ये जो एबिलिटी है जहां योर पार्टीज ओन पीपल स्टैंड अप अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, जो हमने एफडीआर के केस में देखा, वो नहीं हो सकती फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि अगर पार्टी लीडर कहे आपने वोट करना है तो आपने वोट करना ही है, देयर इज नो वे फॉर यू टू डिसेंट basically and bring down the government that you're standing with. Secondly, ये जो communication है एक तरह से, in the FDR case, as I read it, I realized कि when you reach a point of a standoff, both sides have to show some flexibility to stand down. और पाकिस्तान में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी इस वक्त नजर नहीं आ रही टू स्टैंड डाउन। और तीसरी ये कि कुछ लोग हर सिस्टम में होते हैं, वेदर यू आर अ पॉपुलर प्रेसिडेंट लाइक एफडीआर और यूर समबडी एल्स, who try to push the envelope perhaps towards the unconstitutional side, but your own members within your own institution restrain you, using the institution itself and the processes and procedures of the institution itself. लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत में क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को ताकतवर नहीं रखा गया, इंडिविजुअल्स को ताकत दी गई, तो हम वो भी रिस्ट्रेंट नहीं देखते। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग पैरेलल दैट आई वांटेड टू शेयर विद द ऑडियंस कि ऐसा नहीं है कि बाकी ममालिक में नहीं होता। अमेरिका जो है इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, but even there have been these issues as I just highlighted, but it is up And I to think people to what compromise. it also shows, Uzair, political appointments bench पर होती हैं, ज़ाहिर है अमेरिका में हमें मालूम है, no system is perfect, but if you always take a long view of history, corrective measures भी होते हैं अगर आप checks and balances रखें,
विद इन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सियासी जमातों के अंदर डिसेंटिंग वॉइसेस होनी चाहिए, उनको हक होना चाहिए कि वो अपने इख्तलाफ राय का इजहार करें पार्लियामेंट के जरिए। और फिर जाहिर है ऐसा इदारा जैसे सुप्रीम कोर्ट भी हो, उसके अंदर भी इसीलिए डिसेंटिंग नोट भी एक चीज होती है, इसीलिए बेंचेस की फॉर्मेशन, इफ इट्स अगर फुल कोर्ट हो ऑन बिग इश्यूज, या हम कह सकते हैं कि इफ एवरी बिग केस इज टेकन अप बाय justices with different points of view, तो फिर ये check and balance रहता है, right? I mean, it can be struck down. So I think taking a long view of history is a good thing. I don't know, मैं कहूंगी कि ये क्या वाकई पाकिस्तान में इस वक्त ये जो हाइब्रिड रिजीम एक्सपेरिमेंट था 1.0 जिसको हम कहते हैं, मैं तो जिसमें 3.0 कहता हूँ अंबर, हमारी पुरानी मैं तो डिसएग्रीमेंट शुरू है इस कर रही पे। हूँ, मैं डिसएग्रीमेंट से ये कह रही हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो है वो तो जाहिर है आप 3.0 कहते हैं, मैं 2.0 कहती हूँ, लेकिन लेट्स गो बैक अ लिटिल 1.0 को बनाने में जो किरदार थे, मुझे तो लगता है कि उन सब की एक तरह की रेकनिंग भी हो रही है, क्योंकि वो जो करेक्टिव मेजर या चेक एंड बैलेंस था वो मौजूद नहीं था। और उनको मुख्तलिफ या हम कह सकते हैं बाजवा साहब के केस पे वो सहाफियों से बात करते हैं और फिर उनको रोक दिया जाता है, लेकिन वो अब बात करना चाहते हैं। साकिब निसार वो भी सहाफियों से बात कर रहे हैं अपना मौकफ देने के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जो इंटरनल डिविजन्स क्रिएट हुई थी हाइब्रिड 2.0 के बनाने में और उसके दौरान यहाँ भी नजर आ रही है। सो इट मे बी दैट इट कुड गो टुवर्ड्स अ करेक्टिव, द लाइन इज टुवर्ड्स करेक्शन। I can certainly hope so. आई होप सो, एंड आई थिंक इट्स अप टू अगेन राइट कि अगर पाकिस्तान के जो सबसे ताकतवर 10 या 15 मर्द हैं बेसिकली, दैट हम्म। दैट दे आर ऑल मैन, दे नीड टू थिंक अबाउट के पॉलिटिकल एग्जिजेंसी में नियर टर्म आपकी विक्ट्री में आप लॉन्ग टर्म क्या डैमेजेस करें। और ये पाकिस्तान की तारीख का एक एक अलमिया यही रहा है since independence, since the passing of Jinnah, because we hosted here at the council this week डॉक्टर आयशा जलाल, तो वो भी यही बात कर रही थी कि आपने सक्सेसफुली जो है ओवर टाइम अंडरमाइन किया है इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, फॉर Yes. कन्वीनियंट पॉलिटिकल पावर मूव्स दैट आर ओके फॉर यू इन द नॉन इन द नियर टर्म राइट। तो जब ये बात कर रही थी तो मुझे याद आया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वाज टॉप ऑफ माइंड एट दैट टाइम एज वेल, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काला कोट पहन के मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो उस तरह के असखुद नोटिस बड़े पसंद थे, लेकिन आज वही नवाज हाँ हाँ, शरीफ है सरकार लंदन में चौधरी का बैठ के कोट, बिल्कुल। लंदन में बैठ के बात कर रहे हैं कि जी असखुद नोटिस के ऊपर चेक होना चाहिए। तो ये बड़ा एक जो है, एंड अगेन पीपल नाउ सी थ्रू इट, विच इज एन एवोल्यूशन ऑफ द पाकिस्तानी पब्लिक एज वेल, कि जब बात या आपके ऊपर आती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब आपके हाथ में पावर होता है तो सब अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह चल रहा होता है, एंड अब आप देखिए, दैट्स द ट्रेजेडी। बिल्कुल आप देखिए, अब जस्टिस काजी फाइज ईसा माजरत का जो केस देखे कि इस वक्त हुकूमत ने फैसला किया कि जो एक गलत क्यूरेटिव रिव्यू था, जो उनका केस था, रेफरेंस उनके खिलाफ था, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो शुरू किया गया था, सदर आरिफ अलवी ने साइन ऑफ किया था, उसके बाद दिफा भी करते रहे उनके मुख्तलिफ वुज़रा। वो अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसको खत्म कर दिया, ये पहले दिन कर सकते थे। तो उनको भी नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल क्या हो सकता है। It was short-sighted of them not to think of this then. It was also short-sighted of Imran Khan and PTI to take up that case, कि अब वो कहते हैं कि ये हमारी मर्जी नहीं थी, वो इसमें तो हमारे उन्होंने कहने। फरोग नसीम पे डाल दिया कि जैसे फरोग बिल्कुल नसीम रोग एग्जैक्टली, एजेंट थे। लेकिन खुद भी मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद है बहुत वाज़ेह तौर पर तमाम वुज़रा भी और सियासी जो रहनुमा थे वो उसका दिफा करते थे ऑन टीवी। सो आई मीन शॉर्ट साइटेड, बिकॉज उस वक्त आई विल टेल यू दिस, उस वक्त भी बात हो रही थी कि ये केस जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है वो गलत है, और इसमें जो जो बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में जो डिविजन्स हैं वो मजीद वाजे हो जाएंगे, और उसका नतीजा अब नजर आ रहा है। सो शैल वी मूव ऑन, बिकॉज देयर इज अमेरिका में, आपने अमेरिका की बात की, लेकिन अमेरिका में एक और बहुत दिलचस्प जो अदालती केस है वो अगले हफ्ते आ रहा है। जैसे पाकिस्तान में पीर के रोज हमें मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की कितने मेंबर होंगे बेंच पे और फैसला क्या होता है। बट डोनाल्ड ट्रंप इज बिन इंडाइटेड, फर्द जुर्म आयद हो गई है। वहां भी कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत पर हमला है, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ये विच हंट है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊं ये कहानी क्या है, तो ये 2016 में कहानी शुरू होती है।
It's related to what are called hush money payments that were paid roughly to the tune of $420,000. 4,20,000 की पेमेंट्स उन्होंने की टू डिफरेंट पार्ट्स, टू डिफरेंट पीपल, जहां स्टॉर्मी डैनियल्स जो कि एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस हैं उनको चुप कराने के लिए कि अगर इंतखाबात से पहले वो स्कैंडल सामने आता तो उनकी पब्लिक ओपिनियन पे फर्क पड़ता और शायद वो सदर ना बन सकते, तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू थ्रू द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन पैसे बांटे। पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को कुछ पैसे दिए, फिर नेशनल इंक्वायरर को कुछ पैसे दिए, और ये केस जो है काफी टाइम से न्यूयॉर्क में इन्वेस्टिगेट हो रहा था, इन टू द एक्सटेंट दैट दिस इज द सेकंड प्रोसिक्यूटर हु इज कंटिन्यूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ओके। ग्रैंड जूरी जो है अमेरिका में, एंड नंबर दिस अगेन कनेक्ट्स टू पाकिस्तान, वो एक इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है जहां आप अपना जो है बयानिया या एविडेंस और विटनेस टेस्टिमनी वगैरह लाते हैं, प्रोसिक्यूशन लाती है और सामने वाली साइड आर्ग्यू करती है कि ये गलत है, and the grand jury is basically average citizens that are picked to listen and look at the evidence and then decide कि further जो indictment होती है कि नहीं, कि ये केस आगे बढ़ सकता है कि नहीं। तो इस पिछले हफ्ते जो है आखिरी जो एविडेंसेस या विटनेस टेस्टिमोनीज थी वो रिकॉर्ड की गई। पहले अंदाज़ा ये था कि शायद इस हफ्ते ना हो, ट्रम्प साहब की जो टीम थी वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ना हो, बट देन इट एंडेड अप हैपनिंग, and he was indicted. There are about 30 counts, is what they're saying, that will be lodged against the president. The indictment has not been unsealed. आने वाले हफ्ते में unsealed होगी तो हमें exactly इसका मालूम मतलब, होगा। अच्छा उजैर, उजैर मैं यहाँ वजाहत के लिए, इसका मतलब ये है कि जो फर्द जुर्म आयद हुई है ट्रम्प पर, हमें नहीं मालूम कि कौन से चार्जेस है। जो जो मुझे समझ में आई है, ये कैंपेन मनी का गलत इस्तेमाल हुआ था, और अमेरिका में जो कैंपेन लॉ है उसका यानी कि गैर कानूनी हुआ। मगर फिर अमेरिका में कैंपेन लॉ क्या कहता है कि आप Yeah, so पैसे, this is not related to campaign finance exactly. This is related to business fraud. तो CNN की रिपोर्टिंग कह रही है कि this is basically 30 counts related to business fraud in the indictment. The indictment itself remains under seal, and he is expected to be arraigned in a Manhattan criminal court this coming Tuesday, but the timing remains fluid. एंड बेसिकली वो कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू कर रही है कि सदर साहब की जो प्राइवेट कंपनी है ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो ये पैसे अदा किए उसकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं थी, वो किस वजह से पैसे दे रहे थे वो ठीक नहीं था। और इस केस में अंबर ये भी मैं बताता चलूं कि ये इतना सालों से केस चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, इसमें कुछ लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं फ्रॉड के चार्जेस के ऊपर। तो ये ठीक है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉड की है, कैंपेन फाइनेंस की नहीं है, ऑल्दो देयर आर अदर cases against Donald Trump as well. But basically argument ये है कि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने पेमेंट्स की $4,20,000 की, जिसमें $1,30,000 जो हैं उसमें उन्होंने कोहन को दिए थे, जिन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को अलेजिडली ये पेमेंट आगे पे करी, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी नेशनल इंक्वायरर को भी ये पेमेंट्स की। ये बात भी जानना जरूरी है कि हश मनी पेमेंट्स अदा करना इलीगल नहीं है अमेरिका में। तो मैं यही अगर पूछने की थी, अगर ये कैंपेन फाइनेंस की के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है तो फिर कौन से कानून की खिलाफ वर्जी है? फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स, क्योंकि जो आपने कहा कि किस वजह से आप पैसे अदा कर रहे हैं उसके ऊपर एक केस है, और उसके साथ साथ फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स विद एन इंटेंट टू कमिट क्राइम और एड और कंसील अनदर क्राइम। तो ये अगर आप जैसे अमरीकी माफिया हिस्ट्री बफ अगर हैं तो आपको शायद अल याद पचीनो। होगा एल कपोन वाला जो सीन था। अल पचीनो मैंने हाँ, कह आप दिया एल क्योंकि पचीनो पे हमेशा चली माफिया डॉन पे कहता है गई। अल कैपोन, यस ऑफ एल कोर्स। कपोन वाला सीन ये था कि एल कपोन वाज नेवर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर और एनीथिंग लाइक दैट, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ टैक्स फ्रॉड। तो इसी तरह अमेरिका में जब प्रोसिक्यूशन केसेस बनाती है तो एक बड़ा वाइड नेट डालती है, और इस वक्त जो मेन थ्रस्ट है डोनाल्ड ट्रम्प के केस का वो ये है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनके कहने पे बिजनेस रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई किए इन हश मनी पेमेंट्स के लिए, और उसकी जो फॉल्सिफिकेशन है वो एक फ्रॉड है, और उससे एसोसिएटेड 30 काउंट्स हैं इट्स इंडाइटमेंट में। तो वो जब वो खुलेगी तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली जो है वो किस स्टैट्यूट के तहत वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये इन्होंने फेलनीज कमिट की हैं। इस पे अब
एक आखिरी चीज मैं कह दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की साइड कहती है कि ये वीक केस, नॉट ओनली इज इट अ वीक केस बट इट्स पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लेकिन जो न्यूयॉर्क साइड पे प्रोसिक्यूशन है उसमें भी इस बात पे बहस हुई. इनफैक्ट देयर वर सम रेजिग्नेशंस अ फ्यू मंथ्स अगो बिकॉज सम ऑफ द members of the prosecution team believed that the prosecution was moving too slowly, and we actually had the evidence to charge the president and they were not moving forward, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. लेकिन जैसे मैंने कहा, दो prosecutors, this is the second prosecutor that has overseen this investigation, and finally we will find out this week के charges हैं क्या. ओके, सो कपल ऑफ थिंग्स. एक ये कि बहुत सारी जो कमेंट्री मैं सुन रही हूँ फ्रॉम द यूएस, उनका उसका ये कहना है कि वाकई जैसे डोनाल्ड ट्रंप के वकला का कहना है कि ये एक कमजोर केस है. मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आपकी नजर में क्या वाकई एक कमजोर केस है? क्योंकि और भी केसेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ. एंड आई ऑल्सो सी एक जो टेक्निकल ग्राउंड्स आप कह रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर डोनाल्ड ट्रंप को विल इट आल्सो, हाउ विल इट इम्पैक्ट पॉलिटिक्स? जैसे पाकिस्तान में नजर आता है कि जब तोशाखाना का केस है जो एक टेक्निकलिटी हो सकती है, जब दीगर बहुत सारे लीडरान, वुज़रा और वजीर आजम ने तोहफे भी रखे, उनको अंडर वैल्यू करके भी उनको बहुत कम पैसों में दिया, और जैसे नवाज शरीफ के केस में गाड़ी भी रखी. तो क्या वाकई इमरान खान ने अगर अपना बेचकर डिक्लेयर नहीं किया था जो उनको डिक्लेयर करना चाहते हैं एसेट्स, असासे अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो जमा करवाते हैं, दैट इज ऑल्सो टेक्निकलिटी एंड इट्स ऑल्सो स्ट्रेंथन हिम पॉलिटिकली एज वेल. वो भी कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन है, उनके बहुत सारे सपोर्टर्स उनके साथ रहते हैं. सो आई नो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन बट आई जस्ट Yeah. 2 points I wanted your comments on. Well, first of all, Donald Trump can still run for president so far. ऐसा नहीं है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है या डिस्क्वालिफिकेशन करीब है. दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जब इंडाइटमेंट अनसील होगी तो वी विल फाइंड आउट कि केस में क्या आर्ग्यूमेंट है और कितना स्ट्रांग है. हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले कहा कि इसी तरह के केस में केसेस लिंक टू दिस एंटायर फ्रॉड कॉन्वर्जेशन, other people related to Trump have already gone to jail. Close associates of his have gone to jail. So ये कहना कि कमजोर केस, I don't buy it, क्योंकि पहले लोग जेल जा चुके हैं. They've been found guilty of those crimes that are associated with this crime as well, alleged crime at this point in time. जहां तक इसका सियासी पहलू है अंबर, उसके अंदर दो चीजें हैं. एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कह चुके हैं अपने सपोर्टर्स को कि वो बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें, ये विच हंट है, मेरी सपोर्ट के लिए आए. अभी तक हमने कुछ ऐसा जबरदस्त देखा नहीं है आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट. और वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी इटसेल्फ इज स्लोली ट्राइंग टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप while he They're trying to remains. shed the Trump baggage. Exactly. While he remains very popular with the base of the party, Ron DeSantis is a rising star. यहाँ वर्जीनिया के जो गवर्नर हैं, he's a rising star. So within the party itself, there's a recognition, especially after the midterm, जो हमने cover भी किया था उनकी, it was not a win the way they were expecting it. वो red wave materialize नहीं हुआ, and they blame Donald Trump for that in part. तो वो एक position है कि we need to slowly distance ourselves from this man. He's become too much of a baggage. He still remains popular though, and the parts of the party are still standing by him. But I think if the case moves forward and there is compelling evidence presented that this was actually fraud, you will very quickly see the momentum continue to go against Donald Trump within the Republican Party. Because again, the Republican Party is much bigger than Donald Trump in that sense, unlike the PTI and Imran Khan. And they actually want to win the next election, and they realize that a president who was a one-term president who lost his re-election bid is unlikely to win new voters in an upcoming presidential election, especially under the shadow of cases against him on business fraud, other felonies, etc. So I think it remains to be seen where things go. But even in Washington, जब यहाँ मैं लोगों से मिलता हूँ जो रिपब्लिकन पार्टी के करीब समझे जाते हैं, वो अब रॉन डिसेंटिस की बात ज्यादा और डोनाल्ड ट्रंप की बात कम करते हैं. तो एक माहौल में तब्दीली आई है. माहौल में तब्दीली आ गई है. ओके, लेट्स मूव ऑन. आई थिंक देयर इज अनदर बिग स्टोरी दैट आईड लाइक टू अस टू टॉक अबाउट. और इस हफ्ते हमने देखा कि चाहे वजीर आजम के मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो गंदम
की डिस्ट्रीब्यूशन थी टू एंड आई थिंक दे केप्ट अपार्ट a certain number of money in light of Ramzan as well as जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, जो अभी बताया जा रहा है कि 5 तिहाइयों में सबसे ज्यादा है इस वक्त, वो गंदम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई और हमने भगदड़ देखी कई शहरों में, और हमने देखा कि बहुत सारे लोग या तो जख्मी हुए या उनकी मौत वाक़ हो गई। सबसे डिस्टर्बिंग अभी इस वक्त एक प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन थी कराची में, जिसमें 11 अफराद में बच्चे खवातीन भी इंतकाल कर गए। यू नो, एंड आई थिंक इट्स बिन अ रियली पेनफुल थिंग टू सी, एक कि कितनी मिस हैंडल की जाती है, और दूसरा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह लोगों की जो डिग्निटी है उसको जहन में नहीं रखती। क्या कैश ट्रांसफर्स के जरिए नहीं हो सकता था? क्या ये फोटो ऑप्स के लिए था? गंदुम देना ही था? क्या यही तरीका था? आई जस्ट थिंक इट्स, यू नो, और क्राउड मैनेजमेंट बेहतर हो सकती थी। व्हाट यू रिड्यूस पीपल टू just for a bag of flour, it's been a painful thing to see. Yeah. No, I fully agree with you, Amber. And again, I would go so far as saying कि ये जो program है, it's criminal in nature. And it's criminal in nature and it goes against human dignity, fundamentally speaking, क्योंकि आज की 21वीं सदी में technological tools, governance tools, civil society organizations and other avenues are available for any government. Forget about this government in Pakistan, any government in Pakistan, to provide relief to those who need it with dignity, right? It's not just about providing relief, it's about providing relief with dignity to your citizens. इसके अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पूरा सिस्टम है, एहसास की अम्ब्रेला है जो कि पीटीआई ने एक्सपैंड की, कूडोज टू देम एंड सानिया रिश्तर फॉर डूइंग दैट। Right. उसके ऊपर आप जितना भी बहस कर लें कि अम्ब्रेला की ब्रांडिंग वगैरह, those are all It semantics. doesn't The core matter. issue is the system was improved. We have that. We have the experience of COVID, जिसके अंदर रिलीफ दी गई थी लोगों को, और उसके अंदर हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। तो ये जो आई थिंक मैं पहले भी इसी पॉडकास्ट पे कह चुका हूँ कि ये जो मुगलिया सल्तनत की तरह मुल्क को चलाने का जो तरीका है कि शहनशाह साहब जो हैं वो सस्ता गंदम देंगे, वो करेंसी को सस्ता करेंगे, वो प्राइस कंट्रोल्स इशू करेंगे, this is basically what's led to these deaths, is this attitude towards governance. There is absolutely no reason why citizens can't enroll into a database that says कि यार आपका नादरा नंबर ये है, आपका हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनकम लेवल ये, आप सेल्फ वेरीफाई करें कि आप मुस्तहिक हैं, और आप चले जाएं किसी भी स्टोर पे और वहां ये नंबर दे के आप अपना आटा ले लें, चावल ले लें, जो चीज़ आपको चाहिए, आपको 5,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के, आप उठा और लें मैं जो ये चीज़ चाहिए और आपको रीइंबर्स हो जाएगा दूसरी तरफ। रियम्बर्स हो जाएगा या आपको कैश ट्रांसफर हो जाएगा, आप खुद ही जाकर उस पे से ले लें। आई यूटिलिटी स्टोर्स का बहुत लिमिटेड आई थिंक इज एक्चुअली नेटवर्क है पाकिस्तान भर में, लेकिन इफ यू वर टू एग्जैक्टली एज यू सेड कि नादरा का सिस्टम है, ये सब सिस्टम्स इन प्लेस हैं ताकि डिग्निफाइड तरीके से लोग प्राइवेटली, उनको जरूरतमंद जो हैं वो प्राइवेटली, विदाउट suffering through a long queue, without suffering for a bag of flour, वो कर सकते थे। And this I think is the government needs to be called out on it. ये very badly thought out, very badly planned, very badly done. And as you pointed out, and I completely agree with you, अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं और उनकी डिग्निटी का को जहन में नहीं रख रहे, तो उस मदद का कोई फायदा नहीं। और इसमें देखें, देर आर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जिससे आप पार्टनर कर सकते थे, उनका अपना नेटवर्क है, आप उनको फंडिंग दे सकते थे। इन कलेक्टिवली मैं पढ़ रहा था कल अंबर के कलेक्टिवली, विच अगेन इलेक्शन की तरफ जाते हुए 100 अरब रुपए का क्यूमुलेटिव बजट है अक्रॉस द वेरियस गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। आई थिंक पंजाब का कोई 60 अरब का बजट था, सिंध वगैरह का, और केपी बलूचिस्तान का थोड़ा छोटा है, उनका मिला के 40 के आसपास आता है। हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास 15 अरब रुपए नहीं है, लेकिन उनके पास 100 अरब रुपए थे इस प्रोग्राम के लिए। जिस तरह उन्होंने इसको अनवेल किया, इट्स क्रिमिनल एज वी टॉक्ड अबाउट, बट एट द सेम टाइम दिस इज द सेम गवर्नमेंट दैट कम्स अप विद अ सुपर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लेड कोट अनकोट सोल्यूशन टू अ फ्यूल सब्सिडी, जहां वो कहते हैं आप मैसेज करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होगा पेट्रोल पंप पे, आपको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, आपके पास 800 सीसी कम की गाड़ी है या मोटर बाइक है, इतने लीटर पे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको कैप कर देगा। तो भाई जब आपके पास ये सिस्टम मौजूद है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल के लिए तो फिर गंदम के लिए क्यों नहीं हो गंदम के सकता? लिए क्यों नहीं हो सकता?
right? And again, it आटे is के लिए this क्यों नहीं हो thing कि सकता? मैं आपने गंदम फोटो बार बार कह रही हूँ, लेकिन आटे के लिए क्यों नहीं हो आटे के सकता? लिए। और ये चीज जो है, क्योंकि शायद किसी ने वजीर आजम साहब को कहा होगा कि आपके फोटो आप अच्छे होंगे, आप जाएंगे लोगों से मिलेंगे, आप सस्ता आटा दे रहे हैं क्योंकि आप मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज होगी। तो आपने इंसान की, जो आपके शहरी हैं, उनकी डिग्निटी को इग्नोर कर दिया और जाने गई। और वो जानों का जिया जो है, आई एम सॉरी बट दिस लाइज, द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, एंड द प्राइम Absolutely. मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर दैट। But I do think it also tells you कि who convinces the prime minister to do what. So the way I see it, जो आपने कहा कि एक तरफ अगर वो निजाम मौजूद था पेट्रोल की सब्सिडी का, जो इस वक्त जाहिर है इस वक्त ऑन होल्ड है until IMF उसकी रिव्यू ना कर लेती. I'm not going to go to the मैं IMF this आईएमएफ पे week. जा नहीं रहा था, No, no, आपने no, खुद no, रेस no, no, किया no, no. We're not going there. I'm just है। We're not going there. there is a proposal और वो हो सकता है क्या उसी किस्म का प्रपोजल किसी और वजीर ने किसी और ने इसका सोचा होगा. इट कुड बी ब्यूरोक्रेट. आई एक्चुअली डोंट नो हु थॉट ऑफ दिस स्कीम. हुज ब्रिलियंट आइडिया वाज इट. वो शायद एक 21वीं सदी की सोच वाले होंगे जो सोच रहे होंगे. तस्वीरें होंगी, हम कह सकते हैं कि ये देखें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये लोगों को रिलीफ देने के लिए दिया. So I do think it also reflects poorly on the prime minister who made that decision to go with this, merely as you pointed out, simply because I mean that's the only reason I can see that this was approved, कि तस्वीरें होंगी. एक physical आपको मौका मिलेगा कि दिखाने के लिए physically कि ये हमने किया, whereas it was possible digitally. और अब उन्होंने जो है उस चक्कर में मासूम लोगों की जानें चली गई। और अगेन इट्स देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी कि क्या हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेट, ट्रैजिक एंड क्रिमिनल इन माय व्यू, एंड आई थिंक वी एग्री ऑन दैट। मूविंग ऑन, विनर्स एंड लूजर्स। आज हस्बे मामूल की तरह नहीं बल्कि डिफरेंट तरह से आपके पास एक लंबी लिस्ट है विनर्स की, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अस ऑफ? Okay, all right. I have a bit of a long list. I'm going to go through it very, very quickly as much as possible. So I think Hamza Yusuf, Scotland, जो SNP पार्टी है, वजीर आजम बन गए, मिनिस्टर, एक्चुअली फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है स्कॉटलैंड के, पहले मुसलमान. But it isn't just about that. I think it is also it's his very sort of emotional speech as well when he took oath. बात वही आती है कि ऐसा मुआशरा जहां मर्जी से आए, आपका जो भी क्लास से जिसका भी ताल्लुक हो, आप मेहनत कर सकते हैं, आप यू कैन लीड your country, and I think that is something that's pretty astonishing. And I So think we now saw we that now we saw we that as well when Barack Obama as well was elected president, right? It's the same thing where at least for whatever reason there is a possibility you can rise above. You can aspire to something bigger, and I think that's what it represents. इसके बावजूद के बात यही हो रही है कि इस वक्त उनकी जमात जो है वो बहुत कमजोर है. इसके बावजूद के एक रिएक्शन भी आ सकता है. जाहिर जो SNP है, it's a very progressive party as well. But as you were going to point out, and I know that that's been the fun sort of bit of it, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि एक हिंदू है जो UK के वजीर आजम है, दूसरी तरफ एक मुसलमान है, और इस वक्त स्कॉटलैंड की जो इंडिपेंडेंस है उस हाँ, पर, क्योंकि SNP का एक पोजीशन है, वो एक उस पर जाहिर है वो they will potentially be negotiating, which is ironic. 75 साल बाद जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के बंटवारे के ऊपर, एक तरफ पाकिस्तानी मुसलमान है स्कॉटलैंड में और एक तरफ ऋषि सुनक है, एक हिंदू ब्रिटिश ऑफ इंडियन Revenge is डिसेंट। ours. Revenge is ours, Uzair. Subcontinent eventually wins in this, and then of course Sadiq Khan is in London. And over here as well, you mentioned Barack Obama, Amber. You look at recent appointments at senior positions at the State Department. If we look at appointments in the World Bank for Ajay Banga, you look at the CEOs of the top companies. A lot of the people from the subcontinent have risen to these places and risen to the top, which again, I see this as a story of what the subcontinent as people are capable of across the board and winning around the world. And part of it in these dark times in Pakistan goes to also show that if the institutions work, if the mechanism is there, then there is no reason why, whether it is Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Afghanistan, why people from this region cannot really fulfill their aspirations and ambitions. They can.
It's just that there are systemic issues here that need to be resolved, because these same people, when they go abroad to Western countries, to different parts of the world, they thrive, their successors thrive, their generations thrive, and they contribute positively. And more power to all of those, because I think they also then inspire many from their home countries to say, you know what, we can all rise and be as good as them. And I think that's the best story of the week so far. It really has been. But just a couple of corrections. बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ मामला है just because Rishi is Hindu and Hamza is a Muslim. They're both from Punjab, and that Punjab is in Pakistan. So technically, if you really want to be technical, post-independence, they're both Pakistani. They're both Pakistani. ठीक है, But अंबर ने also, ओनरशिप I डाल also दिया. want to say, I also want to say कि Pakistan में unfortunate है, but you won't see, a non-Muslim becoming prime minister or president because of the constitution. And I think we should think about that as a country where we can't see a minority rising to the highest echelons of power. Yeah, and I think I would add to that also, okay, maybe I'm wrong and people can correct me I'm wrong, but there is not a single minority member in Pakistan's parliament who is not who's directly elected. They're from minority seats, right? Yes. They're not directly elected. Like, let's say Asaduddin Owaisi out of India in the Indian Lok Sabha. He runs an election and wins from his constituency, for example, and there are numerous others as well. But that's something to ponder as well. Okay, why is it that members from minority parties, and there are many politicians and minority members in political parties, why can't they win general elections on the main ticket itself? And that's something to ponder about as well. Yeah, absolutely. So other winners, I think मैं कहूँगी कि लाहौर हाई कोर्ट, even though ये इस वक्त आजकल मौजूदा दौर में पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत पसंदीदा कोर्ट बना हुआ है, but I think a couple of great decisions. जो सेडिशन का लॉ है, जो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, उसको गैर कानूनी करार दिया गया है. आगे क्या होता है, well, let's see, but I think that's जो petitioner and the lawyers as well as Lahore High Court, great job. Colonial law hai. Yeah, and for those before you go there, for those who don't know, कि ये जो law है वो मेरे ख्याल में 1860 में पास किया गया था, after the first war of independence, जिसे अंग्रेज हमारी किताबों में, मुझे याद है, फर्स्ट म्यूटिनी कहते हैं, ओ लेवल्स की किताबों में, शायद अब चेंज हो गया और हम कहते हैं the first war of independence. हाँ, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी. और उसके बाद अंग्रेज ने जो है हिंदुस्तान, इंडिया कॉलोनियल राज के अंदर जो लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, उनको दबाने के लिए कानून पास किया. और आज़ादी, टेक्निकली आज़ादी 47 के 75 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इसे गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया. सो कुडोस, होपफुली डजंट गेट अपील्ड, बट अगेन अंग्रेजों के ऐसे कई कवानीन है. मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान में कुछ 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे कवानीन हैं जिस पे डेथ पेनल्टी है. और अगेन समथिंग टू थिंक अबाउट. और एफसीआर भी रिपील हुआ कुछ सालों पहले, वो भी एक कॉलोनियल लॉ था. तो ऐसे बहुत कॉलोनियल लॉज हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जिनको रिकंसिडर करने की जरूरत है. जी बिल्कुल. आई थिंक इस केस में जो लॉयर था वो अबू बकर सलमान है, who took up this case, so kudos to him. दूसरा राफे आलम, जो एक एनवायरमेंटल लॉयर भी हैं, वो खुद, उनका केस है जो ये इस वक्त फौज को कोई 45,000 एकर्स लैंड दिया है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए. Corporate farming, I don't even know what that means, Uzair. I'm not going to ask you because I don't want to know. But I will say that I think this could have far-reaching consequences simply because जो आर्ग्यूमेंट दी गई थी और जो लाहौर हाई कोर्ट ने माना था उस आर्ग्यूमेंट को कि एक निगरान हुकूमत का काम है कि इंतखाबात का इनकाद करें, उसको ओवरसी करें और फिर वो निकल जाए. इस किस्म के बड़े फैसले नहीं कर सकते. तो इसीलिए ताहम ये बहुत एकड़ जो जमीन हवाले कर दी गई थी फौज के फॉर कॉर्पोरेट फार्मिंग, जिसका मतलब मुझे नहीं पता, वो नहीं कर सकते. सो आई थिंक दैट्स अ स्टे है फिलहाल, व्हिच मींस दिस विल गो फर्दर, बट आई थिंक it's good news for now, at least. I agree. All right, that's it. That's me done. That's it. You didn't want to talk about the Peshawar High Court? Oh yes, we did talk about this before, because I feel like I have so much to talk आज about. आपके लंबी लिस्ट है, तो 3 हफ्तों का कोटा पूरा कर दें.
हाँ बिल्कुल, मिड वीक एपिसोड की कमी जो है ना इस वक्त बहुत मुझे महसूस हो रही है. सो आई मीन आई थिंक द अदर सॉर्ट ऑफ बिग स्टोरी ये अदालत के हवाले से ही है. ये खैबर पख्तूनख्वा में जो पेशावर हाई कोर्ट है, पहली खातून जज चीफ जस्टिस बनी है, जस्टिस हिलाली. और उनकी मुसर्रत हिलाली उनका नाम है. उनका ये सेरेमनी हो चुकी है पेशावर हाई कोर्ट की. It's great news. I think we see women being represented in high offices. I know that she was also a member of the Human Rights Commission of Pakistan. ताहम मैं ये भी कहूंगी कि कुछ ऐसे वकला हैं जो समझते हैं कि शायद उनकी बहुत सारे मामलात पे, खास तौर पे बुनियादी हकूक के हवाले से वो मौकफ नहीं है जो वो समझते हैं कि दुरुस्त है, यानी कि ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से है. However, I will say, just on the face of it, it's great. At the same time, obviously, we will have to see her performance as a Chief Justice to gauge her legacy and her record better, and I hope she fulfills the promise. Yeah, and so I only have losers, and we've talked about this already. In any case, so I'll balance off the optimism coming from you, Amber, today, which is the loser number one is Donald Trump. He's been indicted, and will be arraigned next week. We've talked about that. I think the other loser in my book is the government of Bangladesh. They arrested a journalist under a draconian law this past week. The crime committed by that journalist was to cover food inflation, which again is a problem in Bangladesh as well. Nothing as severe as Pakistan, but because elections are coming up in Bangladesh और उनका एक draconian law है, one party state है, तो शेख हसीना की हुकूमत ने समझा कि how dare somebody raise a question about महंगाई in my government, और उसको जेल में डाल दिया, which again is a question mark. And I think this authoritarian bent that we're seeing around the world is just one more indicator of that. So that's a loser that I had on my side. एंड द विनर, अंबर, काफी दिनों से स्पोर्ट्स में मैंने बात नहीं की, आज मैंने आर्सेनल का जैकेट भी पहना हुआ है. टीम जो है वो 4-1 जीत गई आज, ऑन द वे टू विनिंग द टाइटल. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट another good day. So Arsenal is the winner on my side today. All right, congratulations for you and your team. But क्योंकि मिड वीक एपिसोड नहीं था, बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं, और जो बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले मुतालबा करते हैं कि छोटा रखा करें, माजरत, मिड वीक होगा तो फिर हफ्ते का भी जरा छोटा पॉडकास्ट भी हो सकेगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हम इसलिए खबरों पे नजर रखते हैं ताकि आपको सारा वक्त खबरें ना सुनना पड़े. हम उस पर तज्जिए पेश करते हैं. वी गिव यू सम and connect the dots a lot as we did in this particular episode. Thank you for listening. मेरी तरफ से खुदा हाफिज. Thank you. खुदा हाफिज.